और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है, जहां 3 मदरसों के 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तीनों मदरसे जाजमऊ, कुली बाजार और मछरिया इलाके में हैं। इन मदरसों में बिहार और पश्चिम बंगाल के छात्र पढ़ते हैं। कानपुर के कुल 191 कोरोना पॉजिटिव मामलों में सबसे ज्यादा मदरसों के ही छात्र शामिल हैं। की संख्या है वो कितनी है, उसमें कितने बच्चे बीमार होंगे? मदरसों की संख्या 90 है और उसमें लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं जो बीमार हैं, कोरोना पॉजिटिव है। हाँ, कुछ उसमें पॉजिटिव है, कुछ सीरियस भी है। तो बीमार आपने पूछे ये कितने मदरसों में से हैं? ये अब एग्जैक्ट संख्या तो हम देख करके आंकड़े बता पाएंगे। करीब 40 बच्चे बीमार हैं मदरसों में। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, कानपुर के कुल 191 कोरोना पॉजिटिव मामलों में सबसे ज्यादा मदरसों के ही छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए? देखिए नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये छात्र हैं, जमात के जुड़े लोग और उन जमातिया भी सबसे बड़ा सरदर्द है कानपुर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए। क्योंकि कानपुर में जिस तरह ये दायरा बढ़ता चला गया, इनके बढ़ने के साथ साथ हॉटस्पॉट के एरियाज भी बढ़े और ये मदरसों के छात्रों की जब स्क्रीनिंग होना चालू हुई तो एक एक करके स्टूडेंट्स निकलते चले आए। अभी जबकि वास्तविकता देखी जाए तो पूरी तरीके से पूरे टेस्ट नहीं हुए। जिस जाजमऊ की बात हो रही है, या कुली बाजार की, या मछरिया की, या अनवरगंज की, या सीसामऊ की, या चमनगंज की, या बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां अभी स्क्रीनिंग होना बाकी है। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो अभी उभर की चीजें सामने आई हैं वो 40 छात्र हैं। और ताज्जुब वाली बात यह है, क्योंकि हमारी चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात हुई, इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन 40 में 18 साल से लेकर 12 साल तक की एज के, यानी वो बच्चे जिनके हाथों में किताब, कलम, कागज, उनका भविष्य होना चाहिए, उन्हें मदरसों में बिठा के इस तरह की चीजों में एंगेज किया जाता है। और ये बीमारी परोस रहे हैं कानपुर में। कानपुर से होते होते ट्रेवल करके हर जगह पहुंच रही है। यानी प्रशासन के लिए ये सरदर्द बनते जा रहे हैं। जहां जमाती है तो वहीं छात्र। तो अमित, आप हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 3 मदरसों के 40 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं और कानपुर में कुल 191 जो पॉजिटिव मरीज हैं उसमें कई मदरसों के छात्र ही बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैलेट अस्पताल में हंगामा करने और वार्ड बॉय के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में कल अस्पताल में भर्ती तबलीगी जमात के लोगों पर मारपीट करने और खाने की थाली में लात मारने का आरोप लगा था। पुलिस ने कानपुर के स्वरूप नगर थाने में क्वारंटीन का उल्लंघन करने और महामारी फैलाने के आरोप के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो हैलेट अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला और तबलीग से जुड़े लोगों पर मारपीट का आरोप है। इसी क्रम में अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो एक और हैलेट अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल में तबलीग से जुड़े लोगों ने अस्पताल से भागने की कोशिश की। हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल से भाग रहे तबलीग के 2 लोगों को पकड़ लिया। कानपुर के 2 अस्पतालों में तबलीग से जुड़े लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने अस्पतालों में भर्ती लोगों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। तो एक तरफ हैलेट अस्पताल जहां हुआ हंगामा और दूसरी तरफ कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल में तबलीग से जुड़े 2 लोगों ने भागने की कोशिश की। अस्पताल में तोड़फोड़ भी हुई। बाद में पुलिस ने भागने वाले लोगों को पकड़ लिया। हम आपको कानपुर के हैलेट अस्पताल की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक तस्वीर में तबलीग से जुड़े लोग खाने के लिए हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, अस्पताल में तोड़फोड़ की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और तीसरी तस्वीर में अस्पताल में तैनात पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें किस तरह से तबलीगियों की तरफ से प्रशासन को कानपुर में लगातार चुनौती मिल रही है, ये परेशानी का सबब बने हुए हैं, ये तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं। इससे पहले कानपुर के ही हैलेट अस्पताल में कोरोना से पीड़ित तबलीगी जमात के लोगों पर हंगामे का आरोप लगा। तबलीग से जुड़े लोगों पर मेडिकल स्टाफ से मारपीट और खाने में नॉनवेज मांगने का आरोप लगा, जिस पर यूपी सरकार ने बताया कि हंगामा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, क्या कहेंगे तबलीगी जमात के लोगों को? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की इनकी मानसिकता है तबलीगी जमात की, वो साफ दिखता है कि वो इस कोरोना वायरस को फैलाने का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं और सरकार का जितना भी प्रयास रहता है उसको
फेल करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग भी कड़ाई कर रहे हैं। मगर इस प्रकार से हॉस्पिटल में बिरयानी मांगना, कहीं थूकना अस्पतालों के अंदर, ये सब जो हरकतें हैं ये दिखता है कि ये एजेंडा पे है और ये जो एजेंडा है ये मानसिकता जो है कहीं से प्रेरित है और देश को ये देशद्रोही की श्रृंखला में आती है। सरकार उसी तरह से भी इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। मगर ये जो भी कुछ करना चाहें ये मान के चलें कि भारत कमज़ोर नहीं है। आप तबलीगी जमात के ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो इतनी ठोस करी जा रही है उत्तर प्रदेश में कि आपकी कमर हम तोड़ देंगे। कानपुर के कांशीराम हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों ने तोड़फोड़ की। बताया गया कि क्वारंटीन किए गए कोरोना मरीजों ने बाहर निकलने की जिद की, जिन्हें अस्पताल के कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की। इसके बाद कोरोना के कुछ मरीजों ने अस्पताल की खिड़की के शीशे तोड़ दिए। साथ ही कोरोना के 2 मरीजों ने भागने की भी कोशिश की, जिन्हें अस्पताल के कर्मचारियों ने पकड़ लिया। बताया गया कि जिस दौरान कोरोना के मरीजों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नदारद थे। कानपुर के कांशीराम अस्पताल में कोरोना के करीब 65 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 38 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के रहने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां सोनीपत जिला प्रशासन ने दिल्ली में सब्जी भेजने पर रोक लगा दी है। इसके तहत सोनीपत के किसानों से दिल्ली में सब्जी और फलों को न भेजने की अपील की गई है। इससे पहले हरियाणा ने दिल्ली से जुड़ी अपनी सीमाओं को सील कर दिया था। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया था कि दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में कोरोना बढ़ रहा है। अनिल विज के बयान के बाद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने हरियाणा और दिल्ली में आने जाने वालों के मुद्दे पर विवाद में ना पड़ने की बात कही थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले हरियाणा के सोनीपत ने दिल्ली में सब्जी और फल भेजने पर रोक लगा दी है। अब इसका सीधा असर दिल्ली पर पड़ेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हरियाणा सरकार ने पहले अपनी सीमाएं सील की थी और अब ये बहुत साफ कर दिया गया कि हरियाणा की तरफ से सब्जी और फल दिल्ली में ना भेजे जाएं। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें। उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। बॉर्डर हमने सील कर रखे हैं और वहाँ पर बाकियों को तो हम आने की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन जो पास लेकर आते हैं वो तो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, इसलिए पास को हमें ऑनर करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पास जारी ना करें और जो दिल्ली के कर्मचारी हैं उनके ठहरने की व्यवस्था दिल्ली में करें। वहीं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोनीपत प्रशासन के फैसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सीधे तौर पे कहा गया है कि क्योंकि दिल्ली में काम करते हैं और हरियाणा में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो सरकार के विभागों में भी काम करते हैं, तो उन्हें वहीं रुकने के इंतजाम केजरीवाल सरकार करे, ऐसा कहा गया हरियाणा की तरफ से। एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में पहुंच रहा है कोरोना। ये कहना ठीक नहीं है, इस और में इस विवाद में ज़्यादा पड़ना नहीं। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं और साथ ही जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि सोनीपत से फल और सब्जियों का बिल्कुल भी दिल्ली ना जाना, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासी जो हैं उन पर भी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का ये फैसला किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, हरियाणा के कई ऐसे ज़िले हैं जहां से रोज़ाना फल, दूध, सब्जी इसकी सप्लाई होती है और इतनी ज़्यादा सप्लाई होती है कि दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से निर्भर रहते हैं कि हरियाणा से जो सप्लाई आएगी उसी से उनकी जो रोज़ाना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मिल पाएंगी। लेकिन अब फ़िलहाल सोनीपत प्रशासन ने जो सोनीपत की और दिल्ली की सीमा है उसको सील करने का फ़ैसला लिया है। जो किसान और व्यापारी हैं जो कि फलों और सब्जियों की सप्लाई करते हैं उनको कहा गया है कि वो सोनीपत में ही रहकर सोनीपत की मंडियों में ही फल और सब्जियां बेचें और दिल्ली ना जाएं। जबकि दिल्ली की जो आज़ादपुर मंडी है
वहाँ पर सबसे ज़्यादा सप्लाई अगर कहीं से आती है तो वो सोनीपत, पानीपत, ये जो ज़िले हैं बिल्कुल दिल्ली से सटे, उनसे सामान पहुँचता है। तो किस तरह से दिल्ली के लोगों का गुजारा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और क्या इसको देखते हुए जो गुड़गांव के साथ दिल्ली की सीमा लगती है, जो बहादुरगढ़ है जो कि बिल्कुल ही दिल्ली के साथ उसकी सीमा लगी हुई है, वहाँ से भी काफ़ी दूध और फलों की, सब्जियों की सप्लाई जाती है। तो क्या ये सब सप्लाई ठप हो जाएगी? क्योंकि अगर बॉर्डर सील कर देता है हरियाणा तो उसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि करीब 10 से ज़्यादा ऐसे केस हैं जो कि उन लोगों के हैं जो कि रोजाना दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापस आते हैं और बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी वजह से दिल्ली सरकार उनके जो कर्मचारी हैं, भले ही वो हरियाणा के रहने वाले हों, लेकिन दिल्ली में अगर काम कर रहे हैं तो उनके रहने की व्यवस्था करे। तो हरियाणा सरकार कुछ सख्त कदम ले सकती है, इसका सीधा असर दिल्ली पर देखने को मिल सकता है। जी मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने कहा कि दिल्ली काफ़ी हद तक फल सब्जियों के लिए हरियाणा पर निर्भर है और ऐसे में हरियाणा का ये फैसला जो है ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को काफ़ी हद तक उन पर असर डालेगा। हमारे साथ जावेद मौजूद हैं दिल्ली से। जावेद, ये बताइए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के तो बहुत साफ कह चुके हैं कि इस वक्त विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए, दो सवाल सत्येंद्र जैन से पूछे गए थे। एक तो ये जो अनिल विज कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कर्मचारी रहते हैं, वो जो काम करते हैं दिल्ली में, उनकी वजह से कोरोना हरियाणा में फैल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा है। जो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो गुड़गांव में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आना जाना दोनों राज्यों का लगा रहता है। एक सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई व्यवस्था है, जैसे कि अनिल विज ने कहा कि उनके रहने की, तो इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। तो देखिए, ये हरियाणा का विषय है जहाँ हम सोनीपत, जैसा कि मोहित बता रहे थे, गुड़गांव और बहादुरगढ़ ये इलाके तो हैं। अगर यहाँ की बॉर्डर सील किए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये असर पड़ेगा। और फिर अगर हम हरियाणा का देखें तो फिर यूपी के भी कई इलाके ऐसे हैं जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो इसका असर दिल्ली सरकार का यही कहना है कि इसमें विवाद में ना पड़ा जाए कि कौन कहाँ रहता है। दोनों राज्यों से आना जाना लगा रहता है। जी तो जावेद और मोहित दोनों हमें जानकारी देते हुए कि हरियाणा सरकार के इस फैसले को हम किस तरह से देखें और कैसे दिल्ली पर इसका असर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जमशेदपुर से है। फल दुकानदारों के बैनर लगाकर फल बेचने के मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और हिंदू पीठ के लोग विरोध में उतर आए हैं। दरअसल जमशेदपुर में बैनर लगाने को लेकर बवाल का ये मामला है और देखते ही देखते ये मामला काफी गंभीर हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के बैनर लगाए गए थे फल विक्रेताओं द्वारा और उसको पुलिस ने हटा दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद भी इस पूरे मामले को लेकर उग्र हो गई है। ये जो कल बैनर फाड़ने वाली बात हुई है, 1 महीना से चल रहा है। 1 महीना से लोग लगाए हैं, भगवान का फोटो है, उसमें हिंदू फल विक्रेता लिखा हुआ है। किसी पर तो अनावश्यक दबाव नहीं डाले हैं ये लोग कि मेरे ही से खरीदिए। ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। क्या झारखंड में हिंदू फल विक्रेता नाम लिखने से, हिंदू नाम लेने से क्या अभिशाप हो गया है? ये झारखंड सरकार और यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहते हैं। जो देश में स्थितियाँ बनी है कि एक समुदाय विशेष के लोग अपने फलों को चाट कर या अपने बर्तनों को जुठा करके लोगों को डरा रहे हैं, इससे हिंदू समाज डरा हुआ है। और फल दुकानदारों ने और विश्व हिंदू परिषद ने यह निर्णय लिया कि इससे हिंदू समाज को बचाने के लिए हम लोग हिंदू दुकानों में अगर जो स्वेच्छा से लगाना चाहते हैं बैनर, तो बैनर हम लोग अपना दिए हैं। एक बहुत छोटा सा मामला है। फल दुकानदारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मद्देनजर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। रघुबर दास ने उपायुक्त और एसएसपी से बात भी की और पुलिस की कार्रवाई पर जांच करने की मांग की। रघुबर दास ने इस मामले पर ट्वीट भी किया है। हम आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्वीट किया और कहा, आज पीड़ित फल विक्रेताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं मिला, उन्हें हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई। फल विक्रेताओं पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। फल दुकानदारों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हुए हंगामे के बाद पुलिस कप्तान ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। एसएसपी ने भरोसा दिया है कि दुकानदारों पर कोई केस नहीं होगा। साथ ही दुकानदारों की धमकी दिए जाने वाली शिकायत पर भी जांच करने और केस करने का भरोसा दिया है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बैनर लगाया है या लगवाया है, उनके पीछे में मंशा यही थी कि इसमें विद्वेष पैदा किया जाए या धर्म के आधार पर बांटा जाए।
तो ऐसा इस महामारी के समय में बिल्कुल अनुचित है और इसको अनुचित पाते हुए थाना प्रभारी ने उनको इस बैनर को हटाने का निर्देश दिया और उनको जो है नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में कहा कि कोरोना का असर अगले कुछ महीनों तक दिखेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं और पिछले 1.5 महीने में हजारों लोगों की कोरोना से जान बची है। बैठक में पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि अब राज्य इस बात पर जोर दें कि किस तरह से रेड जोन और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में फिर से बदला जाए। पीएम मोदी ने राज्यों से कहा कि कोरोना से लड़ाई के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पीएम मोदी के साथ बैठक में कई राज्यों ने लॉकडाउन 1 महीने बढ़ाने की मांग की है। बैठक में ओडिशा ने सबसे पहले लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की, जिसका महाराष्ट्र और केरल ने समर्थन किया। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ऐसे राज्य जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं, वहां पर लॉकडाउन जारी रह सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि इस पर अंतिम फैसला 3 मई तक ही लिया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिन राज्यों में हालात सुधर रहे हैं वहां पर 3 मई के बाद राहत दी जाए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा, पुदुचेरी, मेघालय और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की। बैठक में ज्यादातर राज्यों ने कहा कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा छूट मिलने की मांग भी की गई। और इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। इस सैनिटाइजेशन का नाम कांग्रेस का सिपाही करेगा कोरोना की धुलाई दिया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली के सभी 280 वार्ड्स में छोटी मशीनों से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली में नगर निगम संक्रमण रोकने में नाकाम रही है, इसीलिए कांग्रेस ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी मशीनों से झुग्गी बस्तियों के साथ साथ कॉलोनियों में भी सैनिटाइजेशन का काम किया जा सकेगा। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर उपाय कर रही है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस ने कांग्रेस के सिपाही करेंगे कोरोना की धुलाई नाम से अभियान शुरू किया है। इस वक्त दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सकरी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, जहां तक सैनिटाइजेशन की मशीनें नहीं पहुंच पाती, वहां के लिए 280 वार्ड के लिए, हर एक वार्ड के लिए एक मशीन का इंतजाम किया है, जिसमें लिक्विड डाल करके और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ चौधरी अनिल सिंह हैं, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और देखिए, ये बाकायदा ये सैनिटाइजेशन की जो किट है, लिक्विड है, वो जो अपने जिला अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको सौंप रहे हैं। और कोशिश ये है दिल्ली कांग्रेस की कि जितने भी वार्ड हैं, सारे वार्ड में एक मशीन पहुंचे कांग्रेस की तरफ से, ताकि कोरोना के जो वायरस हैं, जहां छोटी जगहों पर हैं, उनको मारा जा सके, फैलने से रोका जा सके। और इस वक्त दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है, उसको तब्दील कर दिया गया है एक तरह से गोडाउन में, और यहाँ से जो किट है और जो लिक्विड है वो लगातार लोगों को दिया जा रहा है। हमारे साथ चौधरी अनिल है। अनिल जी, क्या आप लोगों का मकसद है इसके पीछे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये सुझाव था कि हम अपना खुद का एक कार्यक्रम शुरू करें और दिल्ली के अंदर जो तमाम वार्ड हैं, उन वार्ड के अंदर कांग्रेस का सिपाही इस संक्रमण के खिलाफ आंदोलन करता नजर आएगा। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब पुलिस ने अपने जवानों के साथ साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मैं भी हरजीत नाम की एक मुहिम शुरू की है। पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती एसआई हरजीत सिंह को पंजाब पुलिस सोमवार को अनूठा सम्मान दे रही है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता समेत 80,000 पुलिसकर्मियों की नेम प्लेट पर सोमवार को एसआई हरजीत सिंह का नाम है। सभी पुलिसकर्मी अपनी नेम प्लेट पर हरजीत सिंह के नाम की चिट लगाकर ड्यूटी दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं भी हाँ हरजीत सिंह का नारा लगा रहे हैं। हरजीत सिंह 12 अप्रैल को पटियाला की सब्जी मंडी में बदमाशों के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। पंजाब पुलिस के 80,000 जवान सड़कों पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनके नेम प्लेट पर लिखा है हरजीत सिंह। हरजीत सिंह वही सब इंस्पेक्टर हैं जिनकी कुछ दिन पहले पटियाला में कर्फ्यू ड्यूटी करते हुए कुछ लोगों ने कलाई काट दी थी। और मैं भी हूं हरजीत सिंह, इस कैंपेन को नाम दिया है पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने। कोरोना योद्धा जो कि फ्रंट लाइन पर पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनको
एक तरह से डेडिकेट किया गया है इस पूरे कैंपेन को। मैं इस वक्त चंडीगढ़ और पंजाब के बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी नेम प्लेट पर उनका नाम नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है हरजीत सिंह। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह की कलाई काट दी थी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने, जब वो कर्फ्यू ड्यूटी कर रहे थे पटियाला में सब्जी मंडी पर। जब उन्होंने कुछ लोगों को रोका और कर्फ्यू पास मांगा था, इस दौरान उनकी कलाई काट दी थी कुछ लोगों ने, जिसके बाद मैं भी हूँ हरजीत सिंह, ये पूरा कैंपेन शुरू किया गया। आप देखिए जितने भी पुलिसकर्मी हैं, कोई भी रैंक हो, लेकिन नेम प्लेट पर आपको हरजीत सिंह लिखा हुआ मिलेगा। और एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है कि ड्यूटी इस वक्त जो पुलिसकर्मी कर रहे हैं वो उन पर भी कोरोना का खतरा है, लेकिन वो अपने घर परिवार को छोड़कर मुस्तैदी के साथ सड़कों पर कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियमों की पालना करने के लिए लगे हैं। आप ये बताइए, हरजीत सिंह ने जो काम किया वो एक एग्जाम्पल है, आप लोगों को उससे सीख मिलती है और लोगों को भी देखना चाहिए इस तरह से पुलिसकर्मी जो ड्यूटी कर रहे हैं उनसे उलझे ना, बहस ना करें और जो पुलिसकर्मी समझा रहे हैं उस काम को करें। बिल्कुल ठीक है सर। एक्चुअली जैसा आजकल का माहौल है, इस माहौल के अकॉर्डिंग हर एक को जो है पुलिस का साथ देना चाहिए और प्रशासन का साथ देना चाहिए, ताकि ये जो है हम इससे लड़ाई को जीत पाएँ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूपा फाउंडेशन भी सरकार की सहायता कर रही है। सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर रूपा फाउंडेशन राज्यों में नियमित रूप से खाने पीने का सामान बांटने के लिए शिविर आयोजित कर रही है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में फाउंडेशन ने बेघरों के बीच खिचड़ी और सुरक्षा मास्क के साथ साथ ब्रेड बिस्किट का बंटवारा किया। इसके अलावा जरूरतमंदों के बीच भोजन पैकेट बांटने के लिए भी शिविर लगाए गए हैं, ताकि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों परिवारों की मदद की जा सके। पटना में भी इस तरह के शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें इलाके के लगभग 12,000 गरीब परिवारों के बीच खाने पीने की चीजों का वितरण किया गया। रूपा फाउंडेशन की तरफ से दिए गए भोजन के पैकेट में 5 किलो चावल, 1 आलू, 1 किलोग्राम दाल, 550 ग्राम मूरी, 110 ग्राम सोयाबीन और नमक का पैकेट शामिल है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है, स्टार्स का स्कूल, घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। तो भाई सब लोग बोलते हैं कि गुड्डन तुमसे तो ना हो पाएगा, पर देखिए गुड्डन से तो हो पा रहा है और वो भी बहुत अच्छे से हो पा रहा है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई गुड्डन से क्या हो पा रहा है। मैं बताती हूँ, लॉकडाउन का 100% पालन करना। अब देखिए ना, घर पर हूँ, परिवार के संग हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के सारे इंस्ट्रक्शंस का ध्यान से अच्छे से पालन करना है। और एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं बहुत टाइम से सबको बताना चाह रही थी कि प्लीज़ 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 फेक न्यूज़ से सब लोग दूर रहिए। हम लोग कोई भी किसी को कुछ भी फॉरवर्ड कर देते हैं और हम लोग देख के टेंशन में आ जाते हैं। सो ना ही गलत कहिए, ना ही देखिए, ना ही सुनिए और ना ही सोचिए। एंड यस, बी काइंड। जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि शायद बहुत सारे परिवार होंगे जो आपकी वजह से चल रहे होंगे। सो जितना हो सके सब लोग उनकी मदद कीजिए। शायद एक यही छोटा और सच्चा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो सकता है इस कोरोना फाइट में। सो यस, मस्त रहो, मलंग रहो और परिवार के संग रहो।